गोलापुर के तमाम वासियों को, निवासियों को मेरा दिल की गहराइयों से नमस्कार है। मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं इस वक्त उस शहर में, उस नगरी में हूँ जहाँ शाहू जी महाराज थे, जहाँ श्री गोविंद बंसरे जी थे। मैं एक शहर की मिट्टी को अपने माथे पर लगा था। तुषार जी और मैं यहाँ बैठे हुए थे, तो इन बच्चों ने जब ये प्ले किया तो हम आपस में बात कर रहे थे कि जलसा तो यहाँ खत्म हो जाना चाहिए। सब कुछ तो इन्होंने कह दिया। और यही बच्चे और यही प्ले जो है, ये एक उम्मीद, एक आशा की किरण बनते हैं हमारे कि हमारी जो यंग पीढ़ी है, जो नई पीढ़ी है, जो नौजवान है, आज कम से कम 36 यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिनमें एक बेताबी हो गई है, बेचैनी हो गई। वो सारे समाचार न टीवी पे आते हैं, न पेपर में आते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि देश का युवा जो है वो बेचैन हो गया है, बेताब हो गया। ये हम कहें कि आज हम या हमारा देश या हमारा समाज किसी एक दहलीज पे है। जिंदगी हो, समाज हो, देश हो, एक इंसान हो, वो कभी किसी दहलीज पे नहीं होते हैं, वो दोराहे पे होते हैं। हमारा हर पल हमें बताता है कि हम इधर जाएं या उधर जाएं, ये फैसला करें या वो फैसला करें, ये माने या वो माने। एक चॉइस हमारे पास हमेशा रहती है, लेकिन कुछ फैसले छोटे होते हैं कि आज शाम को बाहर दोस्तों से मिलेंगे ना मिलेंगे, और एक फैसला ऐसा भी होता है जो सदियों पे भारी हो जाता है। मैं समझता हूँ कि हम आज फिर दोराहे पे हैं, लेकिन ये दोराहा मामूली दोराहा नहीं। आज जिस रास्ते पे इस देश को कुछ लोग ले जाना चाहते हैं, वो कौन है, कहां से आए हैं, चाहते क्या है, ये हमें समझना होगा बड़ा साफ सुथरा। ये कहानी 125 साल से पुरानी है। ये कहानी उस दिन शुरू हुई थी जब 1905 में मुस्लिम लीग बनी थी, जब 1906 में हिंदू महासभा बनी थी, जब 1925 में आरएसएस बनी थी। ये बीजेपी, ये एक दुनिया की अनोखी पॉलिटिकल पार्टी है। होता क्या है कि एक पॉलिटिकल पार्टी होती है और उसके विंग होते हैं, महिलाओं के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए अलग अलग विंग होते हैं। ये पार्टी खुद एक विंग है। असल में जो पार्टी है वो आरएसएस है, ये उसका पॉलिटिकल विंग है। जब सरदार पटेल ने, जिसका इन्होंने स्टैचू बनवाना पड़ा बेचारों को, जब इन्हें बैन किया और जब इन्हें छोड़ा गया था, तो ये शक कि तुम राजनीति में हिस्सा नहीं लोगे, तुम एक इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाओगे, क्योंकि उस वक्त नहीं कर सकते थे। कॉन्स्टिट्यूशन तो आज तक नहीं बना, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई गई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसके लीडर बने और 4 बड़े अच्छे कार्यकर्ता आरएसएस से दिए गए कि ये पार्टी बनाई है। उनमें से अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, अडवाणी जी थे, मधोक थे, और चौथे जिनका ये उनके जो थिंकर में, सो उनका नाम मेरे जहन से निकल रहा है, 4 नानी जी, दीनदयाल उपाध्याय, बिल्कुल सही। ये 4 1925 से 1947 तक 22 साल ये देश प्रेमियों से पूछिए, ये जो आज आपको सर्टिफिकेट देते हैं कि आप राष्ट्रवादी हैं या नहीं हैं, आप भारतीय हैं कि नहीं, अब तो बात यहां आ गई है। 22 बरस में क्या राष्ट्रीय स्वयं संघ ने
एक रेजोल्यूशन अंग्रेज के खिलाफ पास किया? क्या एक जलसा किया? एक जुलूस निकाला? एक पब्लिक स्टेटमेंट दिया अंग्रेज के खिलाफ? जवाब है नहीं। फौर में दिया क्या? जी हाँ, इन्होंने भी, हिंदू महासभा ने भी और मुस्लिम लीग ने भी, ये एजेंट थे अंग्रेज के, मुस्लिम लीग भी और ये भी। जब नॉन कोऑपरेशन की बात आई तो उस वक्त जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट थी, जो इंडियंस की बनी हुई थी, उन सब ने रिजाइन कर दिया सिवाय दो के। उन्होंने कहा नहीं सर, हम अंग्रेज को नाखुश नहीं कर सकते। वो दो कौन सी थी? एक सिंध में और एक बंगाल में। इसमें कौन सी गवर्नमेंट चला रहे थे? हिंदू महासभा मुस्लिम लीग। बंगाल में, सिंध में मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा। इन्होंने कहा हम नहीं रिजाइन करेंगे, हम तो सरकार चलाएंगे। कोई मुस्लिम लीग का लीडर आधे घंटे को कभी जेल नहीं गया है। कोई आरएसएस का लीडर, हेडगेवार की बात करते हैं, वो भी जब कांग्रेस के जलसे में थे वहां गए थे। आरएसएस नहीं गई। अब हुआ क्या? 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट। दो पार्टीज ने बोला कि इसके साथ कोऑपरेट नहीं करना। इस तरह के गोलवालकर साहब का कोटेशन है, सच मूवमेंट्स ओनली कॉज ट्रबल फॉर लॉ एंड ऑर्डर। तो एक मुस्लिम लीग थी जिसने कहा कि इसे ज्वाइन नहीं करना, और एक आरएसएस थी जिसने अपने फॉलोअर को कहा कि तुम ज्वाइन मत करो। दोनों ने पूरी वफादारी निभाई, दोनों ने मिलकर मेहनत की इस देश के फ्रीडम मूवमेंट को बिखेरने के लिए। अब जिन्ना को तो इनाम मिल गया, उसको तो उसका हिस्सा दे दिया गया, ये रह गए। इनके बीच में वो जवाहरलाल और गांधी और पटेल सब आ गए, तो इनको कुछ मिल नहीं पाया, और ये गुस्सा तब से अब तक इनमें है। और ये मत समझिएगा, एक और बात बताऊं मैं आपको, कि पाकिस्तान बनने के बाद जो जिना की मेंटेलिटी थी और जो मुस्लिम लीग की सोच थी, वो पूरी की पूरी माइग्रेट कर गई। नहीं, हमारे पास वैसी साहब हैं अभी। हमारे पास वारिस पठान नाम का एक उनका एमपी है, पहले उसका आज मैंने स्टेटमेंट पढ़ा। वो कहता है हम 15 करोड़ हैं, लेकिन हम 100 करोड़ पे भारी पड़ेंगे। अरे बेवकूफ, जाहिल, तू क्या किसका काम कर रहा है, किसकी नौकरी में भाई, बता तो मुझे। ये आज भी वही है, और ये आज ये अलग नहीं, ये कभी अलग नहीं थे। आज हर स्टेटमेंट ये MIM के लोगों का उसी मेंटालिटी का है, उसी सपोर्ट का है। इनका बस चले तो आज फिर साथ में हुकूमत बना ले, जैसे सिंध में बनाई थी, बंगाल में बनाई थी। ये एक थाली के चट्टे बट्टे। इस देश में इतने बरसों के बाद अचानक आम इंसान जागा है, अचानक उसको ऐसा लगा है कि ये तो कुछ अच्छा हो रहा है, अभी हमें एक होना है। ये एकता जो आज मैं देख रहा हूं, ये बड़े दिनों से सो रही थी, मरी नहीं थी, मगर सो सी गई थी। आज उस एकता के समय में तुम बता रहे हो कि तुम 15 करोड़ हो, तो तुम 15 करोड़ ही रहोगे, 16 नहीं हो पाओगे। क्या आदमी हो तुम, क्या बात करते हो तुम? उस एकता को, उस जागृति को तोड़ने की और मिटाने की कोशिश में उनके साथ। और ये तुम्हें किसने राइट दे दिया? 15 करोड़ का ठेका तुम्हें किसने दिया? कौन हो तुम ये 15 करोड़ का ठेका लेने वाले? जैसे कि आरएसएस है, VHP है, ये हिंदुस्तान के सारे हिंदुओं के बिहाफ पे बात करते हैं। हिंदुओं ने राइट दिया है क्या भाई कि आप जो है आपने ठेका ले लिया सबका? वो तो नहीं मानते आपको भाई। अगर मानते होते तो आपको 31% वोट थोड़ी मिलता, 80% वोट मिलता। ये लोगों से हमको चौकन्ना है।
ये कहाँ ले जाना चाहते हैं, कौन है ये, किससे प्रभावित? गुरु गोलवालकर जी की किताब में अगर किसी की तारीफ है तो वो है हिटलर की। उनकी दो किताबें हैं, एक अ बंच ऑफ थॉट्स और दूसरी वी और द नेशन डिफाइंड। उसमें साफ साफ उन्होंने लिखा है कि हमको हिटलर से जो माइनॉरिटी प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है ना, ये हिटलर से सीखना चाहिए जो उसने किया है। मगर हिटलर से एक और बात भी सीखनी हमें चाहिए कि दुश्मनी सिर्फ जू से थी। हिटलर बाकी जर्मनी से कोई प्रॉब्लम नहीं था उसे। उसने जूस को जब कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेज दिया, ये डिटेंशन कैंप में भेजना चाहते हैं, तो क्या बाकी लोगों को आराम से रहने दिया? सब खुश थे, किसी पे कोई दबाव नहीं था। गलत। वो चाहे कोई भी फाशिस्ट हो, वो एक दुश्मन पैदा करता। यही तो जिन्होंने बताया था कि अगर हिंदुस्तान आजाद हो गया और तुमने अलग मुल्क नहीं बनाया तो हिंदू तो तुम्हें खा जाएंगे, खत्म कर देंगे तुम्हें। भाई मैं तो नहीं खत्म हुआ, मैं तो ठीक हूं। मगर ये खौफ जो पैदा करते हैं, उसके बाद क्या हुआ? मैं इस बुरे से बुरे वक्त में आज जो मेरे पास आजादी है और डंके की चोट पर मैं बोल सकता हूं, आज भी पाकिस्तान में कोई मुसलमान नहीं बोल पाए। तो तुमने वहां डेमोक्रेसी कर दी, वहां के आम आदमी को पूरा हक दे दिया। भाई हिंदू तो गए, काफिर अब कहां है? अब तो सब अल्लाह के बंदे। अब खुश रहो, एकता से रहो, मोहब्बत से रहो। अब तो नूर ही नूर है चारों तरफ। अब क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारी हिस्ट्री में आधे से ज्यादा वक्त पे तो आर्मी का रूल रहा, और जो बाकी वक्त रहा है वो भी कहने वाली बात है कि डेमोक्रेसी आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, वो भी जानते हैं। अब क्या तकलीफ? ये पहला कदम होता है, पहला जीने पे, सीढ़ी पे पहला पैर रखते हैं। ये तुम्हें तबाह कर देंगे। इसलिए तुम अपने ह्यूमन राइट्स की बात मत करो। ये देखो तुम खतरे में हो, तुम घिरे हुए हो दुश्मन से, इसलिए चुप रहो, जो हम कहें वो करो। धीरे 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 ये उसी पे लगाम कसते हैं, उसी को कैद में लेते हैं जिसके बारे में कहते हैं कि हम तो तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं। ये क्या है? अभी क्या कर रहे हो तुम्हें? ये फिर ये आपको बताएंगे एमएम वाले, ये इसी तरह के कौन वैसी और ये मुसलमानों के खिलाफ ही हो रहा है। गलत। ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ये तो पहली सीढ़ी है, सामने रख के इन्हें काम हो रहा है। काम तो बहुत बड़ा है। उनसे पूछो तुम अपने को इतना इंपॉर्टेंट समझते हो है क्या तुम्हारे पास तो तुमसे कोई छीन लेगा? तुम हो कौन? हकीकत ये है कि ये अलग अलग देखो तो सब ठीक है। अरे भाई क्या है ये एनपीआर? एक आदमी आपके घर में आएगा, पूछेगा आपके घर में कितने लोग रहते हैं, तो कौन सी गैर कानूनी बात करेगा? 7-10 आदमी हैं, कौन कौन है, कि क्या एज है उनकी, कब पैदा हुए थे, कहाँ रहते थे। अब हमारे यहाँ बहुत से लोगों को तो करोड़ों लोगों को यही नहीं मालूम उनका जन्मदिन क्या था। तो एक वो मैनुअल छपा है जो कि लोग जाके सब सवाल करेंगे तो कैसे करो, उन्हें बताया गया बहुत पोलाइटली, झगड़ा नहीं करना, आवाज़ नहीं बढ़ाना, कोई उल्टी सीधी बात नहीं करना, पोलाइटली नरमी से सवाल करना। अगर उसको नहीं याद है तो उससे पूछना कि अच्छा कौन साल तो तुम्हें याद होगा, कुछ पता होगा कौन से साल में तुम पैदा हुए? तो कहा हाँ मुझे ऐसा लगता है ये साल रहा होगा। तो कुछ पता है कि होली दिवाली के आसपास कोई कभी माँ बाप ने कहा होगा अच्छा इसमें पहले ईद भी और मुहर्रम भी होता था, इस बार उन्होंने वो दोनों निकाल दी है। ये फैसिलिटी उन्होंने माइनॉरिटीज को नहीं दी कि त्योहार के हिसाब से अपनी बर्थडे याद करें। तो मतलब अभी नफरत भी यार ऐसे तो मत करो कि हंसी आने लगे। तो आप तो पूछ के चले जाएंगे। अब एक
असिस्टेंट वो होगा रजिस्ट्रार, जो ये देखेगा कहाँ से क्या क्या आया है, और एक दिन वो तय करेगा कि ये मामला डाउटफुल है, ये जो सिटीजन है ये डाउटफुल है। अच्छा, डाउटफुल क्यों है, इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। पेपर में रखे हुए दे दीजिए। तो क्यों है, इसकी कोई एक्सप्लेनेशन। तो उन्हें बुलाया जाएगा, उनसे कहे भाई तुम्हारे पास हमें जरा डाउट है तुम पर, तो ये बताओ तुम्हारे पास पेपर हैं? ये किस बात के पेपर? तुम्हारा बर्थ सर्टिफिकेट? साहब मैं तो गाँव में घर में पैदा हुआ था, बर्थ सर्टिफिकेट का? अच्छा अच्छा। तो तुम्हारा आधार कार्ड? साहब मैं जिस दिन भर ईंटें उठाता हूँ मैं कहाँ से बनवाऊँगा, रात को सो जाता हूँ। अच्छा, तो तुम्हारे माँ बाप कहाँ पैदा हुए? अरे कोई पूछो ही नहीं। सच ये है कि जितनी कंडीशंस हैं, तो सवाल है हिंदुस्तान में ऐसे करोड़ों गरीब आदमी, अनपढ़ आदमी, गांव के आदमी ऐसे होंगे जिनको कोई जवाब नहीं। अब अगर जवाब नहीं तो क्या होगा? जो आसाम में हुआ, आसाम में इस विश्वास है कि जो बांग्लादेशी आए हैं, जो बाहर के लोग हैं, जिनका पता नहीं सब मुसलमान हैं, तो इनको हम निकालेंगे तो हमारे भक्त तो बहुत खुश होंगे पूरे इंडिया में। हुआ ये कि कोई 11 साढ़े 11 लाख नॉन मुस्लिम थे और 5 लाख मुसलमान। अब इनका क्या करें? इस मुसीबत से बचने के लिए सीए आया, मगर सीए बहुत कमाल का है। ये एक मुसीबत को खत्म करके 10 मुसीबतें हमारे लिए पैदा करने वाला है। तो तुम्हारे पास कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है? नहीं। राम क्या है तुम्हारा? कही जी राम गोपाल। तो तुम अफगानिस्तान से या बांग्लादेश से या पाकिस्तान से आए हो, उसका हमने तय कर लिया है कि इलीगल इमिग्रेंट नहीं होगा। अगर वो मुसलमान नहीं है और भी कोई जात का है तो हम उसको सिटीजनशिप दे देंगे। और बस इतना तुम्हें बताना है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हो, इसलिए कि 31 दिसंबर 2014 के बाद तो पाकिस्तान में हिंदुओं को प्रोसिक्यूट करना बंद कर दिया ना, अब नहीं करते, इस डेट तक करते थे। क्या मतलब क्या है? मतलब जो 15 में मुसीबत में आएगा उसको तुम रखोगे सिटीजनशिप? क्यों? सबको देना चाहिए। और ये बात मैं आज नहीं कह रहा हूं, मैंने जून 19 या 20 तारीख को मैं पार्लियामेंट में था, मैंने वहां बोला कि ये जो लोग वहां फंसे हुए हैं ये हमारे लोग हैं, और वो आते हैं तो आप उनको इमीडिएटली सिटीजनशिप देना आपका फर्ज बनता है। ये मैं रिकॉर्ड पे बोला पार्लियामेंट। तुम ये क्या बोल रहे हो 2014-31 के बाद जो आएगा उसको नहीं देंगे? क्या मतलब? क्या कोई मतलब ही नहीं इसका। मतलब 2015 में जो वहां से मुसीबत में आएगा उसकी तुम मदद करने को तैयार नहीं हो? मीनिंगलेस बात। चलो, तो तुम इन तीनों जगहों में से कहीं से आए हो? कल जी मैं तो नहीं हूं, मैं तो यहीं का रहने वाला। नहीं, वो तो प्रूफ नहीं है तुम्हारे पास। अब तुम्हारे बचने की एक ही तरकीब है जो हमने बनाई हुई है कि तुम ये कहो कि हम 2014 से पहले आए थे लाहौर से या ढाका से या काबुल से, तो हमारे पास फैसिलिटी है, हम तुम्हें सिटीजनशिप 5 बरस में दे देंगे या 6 बरस में। तो ये गोंड से, भील से ये कहेंगे कि अब तुम ये लिखो जो आदिवासी है कि जी मैं लाहौर से आया था, वरना उसे सिटीजनशिप मिल ही नहीं सकती, उसके पास तो कोई पेपर नहीं। अच्छा भाई, कोई मुसीबत में मरा हुआ परेशान गरीब हिंदू कहे बचने की यही तरकीब बची, मैं लिख दूं कि मैं 2014 से पहले, वो तो लोग गवाही दे देंगे, और मैं कहूं कि साहब मैं आया था वैसे पेशावर से, ठीक, तो 5 बरस बाद तुम्हें मिल जाएगी, जाओ एप्लीकेशन दे दो। 5 बरस बाद तक यह आदमी एक छोटे से गांव में रहता है। वहाँ क्या करता है?
ये सींग दाना बेचता है, इसकी छोटी सी दुकान है जिस पे सींग दाना और चना